ठीक है, अब जरा याद है बच्चों, स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अगर आपको याद हो, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, जहां पर हम लोगों ने 2-3 यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़े थे, लैक्टोबैसिलाई के बारे में पढ़े थे, यीस्ट के बारे में पढ़े थे, यीस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए पढ़े थे हम। अरे अल्कोहल का नाम सुनकर चेहरा खिलखिला उठा सर। ठीक है, राइजोबियम के बारे में पढ़े थे, और आपको याद होगा गर्ल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता था। ऐसी कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, फंगस के बारे में, पैथोजेंस के बारे में, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़े। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर उसने माइक्रोब्स के यूजफुलनेस के बारे में एक्सप्लेन किया कि माइक्रोब्स और कहां-कहां पर यूज होते हैं। बहरहाल चैप्टर पर आने से पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों ही चैप्टर जो है ना बच्चों, ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के, समझ रहा है? हम लोग बहुत बार आंसर ओन वर्ड्स में लिखते हैं। ये सारे चैप्टर ना प्योरली थ्योरेटिकल, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया है, एक आध दो जगह मिलेगा आपको कंसेप्ट, बाकी प्योरली थ्योरी। ब्रेड कैसे बन रहा है, विनेगर कैसे बन रहा है, माइक्रोब्स को हम लोग एज अ फ्यूल कैसे यूज कर रहे हैं, यही सब इसमें हम लोग को एक्सप्लेन किया हुआ। ड्यूरिंग द चैप्टर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो प्रोसेस हम लोग बता रहे हैं, हम खाली हम लोग सुनते, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बस मजे से सुनते हैं। बट जब हम लोग उसको लिखते हैं अपने ओन वर्ड्स में आंसर्स को, तो आपको भी पता है आपके ओन वर्ड्स कितने गंदे होते हैं। ठीक है, इज, इन, द, एंड, बट, ऐसा हम लोग आंसर लिखते हैं, और फिर बाद में आते हैं कि सर इतना बड़ा आंसर लिखे थे, मार्क्स तो मिला नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने जो मेन कंटेंट होता है वो लिखते ही नहीं। सुना रहे, चैप्टर में माइक्रोब्स के बारे में बताया, हर जगह माइक्रोब्स के नाम दिया हुआ है, बच्चे माइक्रोब का नाम ही नहीं। एग्जांपल दे रहा हूं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये नाम है माइक्रोब, तो इतना बड़ा नाम पढ़ा तो हम लोग नाम ही नहीं लिखते, हम लोग वहां पे लिख देते माइक्रोब इज यूज्ड। अरे भैया कौन सा माइक्रोब, चैप्टर में इतने सारे नाम दिए थे, वो भी हो सकता था ना माइक्रोब माइक्रोब माइक्रोब, बट वो भाई साहब ने लिखा है ना नाम, देखने के लिए नहीं लिखा है, आपको वो याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इस चैप्टर का यही है कि आपको माइक्रोब्स के नाम याद रखने चाहिए। समझ आ रहा है? माइक्रोबायोलॉजी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आज के टाइम पे बहुत सारा इसके अंदर स्कोप है, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे यहाँ पर नहीं जाते। साइंस लेने के बाद मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, इसके अलावा हम लोग दूसरी फील्ड्स की तरफ नहीं जाते हैं बच्चे, हालांकि इन सब में भी स्कोप है। बच्चों को ये बताओ तो समझते नहीं है, उनको लगता है कि नहीं 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 सर वहां सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी वही जाते हूँ, या वही जाऊंगा तो मेरा बेनिफिट होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो हर चीज का अपना एक खुद का करियर एस्पेक्ट होता है। ठीक है, आपको क्या टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आप उसके हिसाब से क्या करें, अपने करियर को डिसाइड करें, ना कि इसलिए कि मेरा परसेंटेज ज्यादा है, ना कि इसलिए कि मैं भाई बहन को देख रही हूँ या मैं अपने दोस्तों को देख रही हूँ वो वहां जा रहा है तो मैं भी वहां चले जाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पापा के लड़के, वो देखो वो इंजीनियरिंग करके आज दुबई में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तुम लोग भी कर लो, तो हम लोग भी कर लेते हैं। फिर हम लोग पता हम लोग को तो 20,000 भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो कोई भी चीज करो, अगर आपके पास स्किल होगी ना बच्चों, तो आपको ऑफ कोर्स आपकी मूव जो आपको चाहिए वो प्राइस पर आपको सैलरी दी जाएगी, अगर आपके पास स्किल होगी। समझ में आ रहा है? और कोई भी फील्ड हो, ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, सीए जाओ तो ही मिलेगा, नहीं, कुछ भी। हर हम लोग पता है हर फील्ड में मास्टर्स हम लोग को दिखते हैं, है कि नहीं? उनको भी सैलरी मिलती है, आप भी अपने फील्ड के मास्टर्स बन जाओ, आपको भी सैलरी मिलेगी वैसी। तो पढ़ाई का रिलेशन सैलरी से नहीं है, पहली चीज। समझ में आ रहा है? ये इस चीज पर स्लॉटिंग करना है कि सर ये ले लूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, वो ले लूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हमेशा याद रखना ना कि अगर हम लोग का जो लाइफ का सेकंड फेज होता है ना, जहां पर हम लोग कमाने वाले फेज में जाते हैं, स्टडी से हटकर, अगर वो फेज हम लोग का सुकून वाला आ जाए तो पूरी लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ एकदम सुकून मिलेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको वो जॉब मिल जाए बच्चों जिसमें मुझे अच्छा लगता है,
तो शायद कोई अगर मुझे 8 घंटे के बजाय 10 घंटा भी काम करने के लिए बोलेगा तो मैं काम कर लूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि मुझे उस चीज में मजा आता। बट अगर मेरे को कोई ऐसी जॉब मिले जो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मुझे ना 6 घंटे के लिए भी कोई काम करने बोलेगा ना तो मैं थक जाऊं, अब मेरे से वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये काम नहीं पसंद आ रहा। आप लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं जॉब शिफ्ट करते रहते, ये किए वो किए वो किए, समझ आ रहा है? क्यों बोलते हैं कि उनको अपना ड्रीम जॉब नहीं, सुनेगा, ड्रीम जॉब जो मैं चाहता था वो नहीं मिले, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, इसलिए आपको अच्छे परसेंटेज स्कोर करने पड़े ताकि आप उस चीज को छीन सकें कि भैया मुझे जो चाहिए वो मैं करके रहूं। समझ में आ रहा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ के लिए। हम लोग 20-22 साल की एज तक के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 20-25 साल हम लोग अपनी लाइफ की उससे ज्यादा ही क्या करते हैं, हम लोग कमाने में स्पेंड करते हैं। मतलब आपने जितना पढ़े उसका ऑलमोस्ट उतना या उससे ज्यादा ही आप क्या करते हैं, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ क्या करते हैं, जीते हैं। और वहां पर अगर वो सुकून वाला हो जाए तो लाइफ लिटरली बड़ी अच्छी चलती है। बट उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो इनिशियल फेज है, जिस फेज में आप लोग हैं, आप जब करियर डिसाइड करते हैं बच्चे लोग, तो आपको चाहिए कि आप लोग प्रॉपरली थिंकिंग के साथ में अपने करियर को सेलेक्ट करें, परसेंटेज के बेस पर, पेरेंटल प्रेशर में या दोस्त यार के बोलने पर नहीं। समझ में आ रहा? वो आपका करियर है, एट द एंड आपको जॉब करना है, कोई आपका काम आके करने वाला नहीं है। तो इस बात को समझो कि जब हम लोग करियर डिसाइड करते हैं तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग एकदम ध्यान से इन सारी चीजों को सोचें और उसके हिसाब से अपना एक करियर सेलेक्ट करें और फिर उसके अंदर वर्कआउट करें और जो भी चीज में आपको जाना है वहां तक क्या पहुंचे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग ये सब सोचते हैं कि सब बाद में देख लेंगे, पढ़ते चले जाते हैं, फिर बोलते सर ये तो अच्छा ही नहीं लगा। अब आपके पास रिटर्न होने का भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर थर्ड ईयर बीएससी में पहुंच गए और सडनली आपको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं मैं कॉमर्स के लिए बना था या मुझे कॉमर्स पसंद है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आप टर्न नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग अभी जो फेज में, इसमें लोग अगर अच्छे से डिसाइड करके उस चीज के पीछे पड़ जाए तो हम लोग सुकून वाली लाइफ जिए। समझ रहा है? मेक श्योर कि आपको भी आपकी ड्रीम जॉब मिले। मैं जैसे अगर आपको बोलूँ कि भैया मैं अगर आज 10 बजे के बजाय 11 बजे तक के लेक्चर लेने वाला हूँ, 7 से 10 के बजाय 7 से 11 का, तो अभी सब बच्चे परेशान हो जाएंगे, 1 घंटा 1 घंटा। और मैं उसके बाद बोलती हूँ 7 से 10 के बाद हम लोग आज 2 घंटा स्पोर्ट्स खेलेंगे। देखो चेहरा 2 घंटा क्या 3 घंटा ले लो। घर पे भी फोन करके बोल देंगे आज नहीं आएंगे हम लोग, स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको खेलना पसंद है। ऐसी जॉब के साथ अगर आपको जॉब पसंद है ना तो फिर सुकून। समझ में मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? तो करियर डिसाइड करते टाइम जरा सा अपने टॉपिक्स को, अपनी पसंद नापसंद को ध्यान करें। पसंद नापसंद का मतलब ये नहीं होता है, मैं अक्सर पब्लिक को देखता हूँ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, पहली बार आपका किसी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे लोगों को कुछ भी नहीं सर ये अच्छा नहीं लगता, हर चीज में वो लोग ड्रॉबैक्स निकालते हैं। भैया इंटरेस्ट का सवाल आपसे, आप किस चीज को कितना अच्छे से पढ़ते हो वो डिसाइड करता है कि आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, आप जितना ज्यादा टाइम उसमें दोगे उतना अच्छा वो आपको लगेगा, है ना? कुछ लोग होते हैं जो दिन रात एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको वो पसंद है। पसंद क्यों है? क्योंकि वो कंटिन्यू उसी को पढ़ रहे, है कि नहीं? बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया नहीं उनको नहीं पसंद है, वो नहीं पढ़ रहे उसको। तो पसंद नापसंद कहां पर आता है? आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? टॉपिक अच्छा है या नहीं है ये आप डिसाइड करते हैं, आप उसमें कितना टाइम स्पेंड करेंगे ये डिसाइड करता है। तो थोड़ा सा इत्मीनान से कुछ टाइम लगाकर एक करियर ऑब्जेक्टिव पाथ बनाओ कि सर ये करने का है और यहाँ से करने का, और फिर उसके लिए मेहनत करो। समझ में आ रहा है? वो लाइन से फिर इधर उधर होने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इनकेस आपको डिफिकल्टीज आ रही है बच्चों को डिसाइड करने में कि मैं क्या लूं सर मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप अपने टीचर्स की तरफ जाएं, आप टीचर से कंसल्ट करें, टीचर आपको हेल्प करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि भैया 10th के बाद जब आप एडमिशन लेते हैं या लेने वाले हैं
लेने से पहले एक बार जरूर हम लोगों से आकर कंसल्ट करें। बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूछते हैं, इवन हम लोग करियर गाइडेंस सेमिनार रखते भी अपने बच्चों में, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आते हैं, फिर बाद में आते, सर ये कर दिया, आप क्या करूं, ये नहीं करना था। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपने पहले ही आगे बढ़ चुके हो। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि बिफोर जाने से पहले एक बार कंसल्ट जरूर करने का अपने मन की। आप एक बार पूछ सकते हो, आपके टीचर्स आपको अच्छी राय देंगे, आपको बताएंगे कि इसके प्रोज और इसके कॉन्स क्या है, फिर आप उसके बाद डिसाइड करें कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मुझे पसंद है तो मैं जाऊंगा, अच्छा लगा डिसीजन तो ठीक, नहीं लगा तो फिर अपना डिसीजन कंटिन्यू कर लेना। समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर में जब भी आप लोग आगे जाएं, करियर्स के बारे में, कॉलेज सिलेक्शन हो या फिर कोई दूसरी चीज हो कि मैं ये साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स, जरूर याद से अपने टीचर से कंसल्ट। समझ में आ रहा है? आपको एक अच्छा वहां से आउटपुट मिले, ठीक है। और हम लोग तो यही हमेशा कुछ भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, समझ में आया। बट बिफोर एडमिशन लेने के बाद आधे सब मैं केजी सुनाया, मैं एडमिशन ले लिया हूँ, फिर उसको बोलना पड़ता बेटा तूने साइंस ले लिया, तूने केजी सुनाया, मैं एडमिशन लिया, इतना दूर आएगा जाएगा, थक जाएगा, पढ़ेगा कब, बहुत सारे फैक्टर्स। तो एडमिशन से पहले एक बार जरूर कंसल्ट, ठीक है। ये बात हो गई थोड़ा सा करियर रिलेटेड, इसलिए बोल रहा था कि माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी, आज के टाइम की बड़ी इंटरेस्टिंग और ग्रोइंग फील्ड है। बच्चे यहाँ पर नहीं जाते, बहुत बहुत कम बच्चे जाते हैं। जनरली अपने यहाँ पर बच्चे साइंस लिए तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं करो, मैं बोल रहा ये भी एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सब का ध्यान ही नहीं देते, है ना। आप खाली आईपीएल मैच को देखो, उसमें कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम प्लेयर्स, इवेंट मैनेजर की जरूरत पड़ती है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है जो पूरा स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करके रखते हैं, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, कितने सारे लोग, कितने सारे सेक्टर्स वहां पर हैं जो हेल्प कर, बट हम लोग को ये सारी चीजें पता चला है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो इसको। बैक टू द टॉपिक, वापस चैप्टर पे आते। तो बात चल रही थी चैप्टर 7, 8, 9 और 10। जैसा कि मैंने बताया ये चारों ही चैप्टर प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, आप समझ जाएंगे सारी चीजें। अब समझ जाते हैं तो फिर हम लोग उसको खुद से लिखते हैं, और आपका खुद से लिखना ही यहाँ पर क्या कर देता है, पेपर का आंसर। तो जनरली मैं बच्चों को हमेशा, आप लोग को याद होगा, मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि भैया आंसर्स कहाँ से याद कर ले, टेक्स्ट बुक से बोलता हूँ मैं। यहाँ पर भी रेफर टेक्स्ट बुक ही करो, बट आंसर्स याद नोट से। कहाँ से करना? नोट से। समझ में आ रहा है? आंसर्स कहाँ से याद करेंगे इसके? नोट से। टेक्स्ट बुक जरूर पढ़े, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह जो बनेंगे वो तो बीच में ही से बनेंगे, तो टेक्स्ट बुक मैंडेटरी, बट उसके साथ में नोट से आप क्या करो, आंसर्स को याद करो। फ्रेमिंग ऑफ द आंसर जो होगी वो आप लोग कहाँ से याद कर लोगे? नोट से, क्योंकि हम लोग अपने ओन वर्ड्स में प्रॉपर उसको फ्रेम नहीं करेंगे, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब आते हैं चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी को अगर ध्यान से देखो तो ये दो वर्ड का बना हुआ है, माइक्रो और बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब तो सभी को पता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब स्मॉल, जब आप छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो, जिसको आप अंडर दी माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, समझ में आ रहा है, जिनको खुली आंख से हम लोग देख नहीं सकते, जब आप उनके बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं बच्चों। फिलहाल उसने माइक्रोबायोलॉजी को दो हिस्से में डिवाइड किया। देखो मैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ, सिंपल नाम है, सिर्फ मैं बोलता चले जाऊंगा, आप टेक्स्ट बुक में मार्क करते चलो, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ। दो चैप्टर है, खाली मैं बोलूंगा और इत्मीनान से तुम लोग सुनने। तो माइक्रोबायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक होता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और एक होता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग कुछ माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो या फिर प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस से या सेल से क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं। हम लोग इसके अंदर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंदर? अप्लाइड माइक्रो। इसकी मदद से हम लोग इन माइक्रोब्स की स्टडी की मदद से हम लोग वैक्सीन्स बनाते हैं,
मेडिसिन वगैरह बनाते हैं जिसको एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या करते हैं हम लोग डेवलप करते हैं जिससे ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर होता है, इंसानों की क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। सिमिलरली एक होता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बच्चे लोग हम लोग माइक्रोब्स को कमर्शियली यूज करते हैं, माइक्रोब्स को हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं ताकि सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक हेल्प हो सके किसकी, ह्यूमन बीइंग। हम लोग यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें बच्चे लोग तो उसके दो मेजर एस्पेक्ट हैं। पहला, हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स फर्मेंटेशन के प्रोसेस में माइक्रोब्स को यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, दूध से दही जो बनता है ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं जहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का, और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल जब लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, योगर्ट प्रोडक्शन, ब्रेड प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन, विनेगर प्रोडक्शन, सोया सॉस प्रोडक्शन, ये सब के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोब्स की। दूसरा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पढ़े थे, गार्बेज कचरा जो होता है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे लोग, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो दो तरीके की माइक्रोबायोलॉजी, एक है अप्लाइड और एक है इंडस्ट्रियल, दोनों में फर्क समझ में आ गया। बात करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे तो हम लोग को सबसे पहला जो एप्लीकेशन दिया वो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। किसके बारे में चलो, आपको याद होगा हम लोग भी पढ़े कि पुराने टाइम से ही इंसान दूध को अलग अलग फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये बात आपको भी पता है कि भैया दूध को ज्यादा टाइम तक हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग दूध को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूध को दही में, लस्सी में, बटर में, घी में, है ना, अलग अलग फॉर्म में, चीज में, अलग अलग फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करने से क्या फायदा हो जाता है, उसका जो स्टोरेज का टाइम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपके बुक में एक वर्ड दिया केफीर, क्या नाम दिया बच्चों, नाउ व्हाट इज केफीर, नहीं, केफीर एक प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट है जो शिप के मिल्क से ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है बच्चों, शिप के मिल्क से। 9th स्टैंडर्ड में याद होगा, दूध से दही बनाए थे हम लोगों ने, कर्ड जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, लैक्टोबैसिलाई की मदद से बनाए थे। दूध गरमाए थे, उसके अंदर पुराना दही थोड़ा सा ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से दूध के अंदर जो माइक्रोब प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं, वो मिल्क के अंदर के शुगर को, लैक्टोज को क्या करता था, तोड़ देता, फर्मेंटेट करता था, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता था, दूध का पीएच क्या हो जाता था, कम हो जाता था, और लो पीएच की वजह से मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन पार्ट है वो जम के क्या बना देता था, दही बना। याद है आप लोग, ये कर्ड था, ये क्या था बच्चे लोग, कर्ड। हम लोग बात करते हैं योगर्ट प्रोडक्शन। डिफरेंस होता है कर्ड और योगर्ट में, फर्क टेस्ट में नहीं होता है, फर्क उनके प्रोडक्शन की टेक्निक में होता है। जब हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करते हैं तो योगर्ट प्रोडक्शन में हम लोग मिल्क यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, देखो योगर्ट अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर बना रहे हो तो आप जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि मुझे सॉलिड पार्ट ज्यादा मिले और लिक्विड पार्ट कम मिले। इसीलिए वो लोग जो दूध है ना बच्चे लोग, उसको पहले पैस्चराइज करते हैं। क्या करते हैं, पैस्चराइज करने का मतलब होता है उसको लोग हीट करते हैं अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को। और आप लोग अगर अमूल दूध या महानंदा दूध खरीदे उसको पीछे देखो लिखा रहता है पैस्चराइज मिल्क, प्लास्टिक पे पीछे देखना, अगर नहीं देखे हो तो आज जाके नोटिस करो, पैस्चराइज मिल्क लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है उस पे, पैस्चराइज मिल्क, मतलब उसको हम लोगों ने हीट किए ताकि उसके अंदर क्या, उसके अंदर अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, हार्मफुल माइक्रोब जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय। दूसरा, जब पैस्चराइजेशन होता है तो उस टाइम पर दूध के अंदर से क्रीम वगैरह को क्या कर लेते, रिमूव कर लेते, मलाई और क्रीम को क्या कर लेते, रिमूव कर। आप नोटिस करो डेयरी से जो हम लोग दूध लेकर आते हैं और अमूल मिल्क जो होता है, इन दोनों में मलाई सेम नहीं मिलती। डेयरी वाले दूध में मलाई ज्यादा है, अमूल दूध में तो सर मिलती ही है, प्लास्टिक की जैसी दिखती है कभी कभार, नहीं तो दिखती ही नहीं है ना। तो बोलने का मतलब ये पैस्चराइजेशन में क्रीम निकाल लिए, मलाई उसके ऊपर की निकाल लिए और उसके अंदर के हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या करती है, किल कर। अब भैया मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वही जम के क्या बनाएगा, दही बनाएगा। इसीलिए हम लोग उसके प्रोटीन को, कंटेंट को बढ़ाने के लिए उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चे, मिल्क पाउडर। वो बचपन में याद होगा, छोटे भाई बहन सेरेलैक खाते थे हम लोग, 2-3 चम्मच हम लोग भी सेरेलैक का खा लेते थे सर, खाए हो कि नहीं,
भाई से ज्यादा तो सर हम लोग ही खाते हैं। और अम्मी को बोल देते थे, अरे रो रहा था मैंने 2 बॉटल बना के दे दी। नहीं अच्छा तो लोग शरीफ बच्चे, ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। मिल्क पाउडर से क्या होगा, मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन का कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर 2 माइक्रोब ऐड करते हैं, ध्यान से नाम सुनिए, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, नाम दिया है टेक्स्ट बुक में, मार्क कर सकते हैं। ये दोनों माइक्रोब को 1:1 के प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं, मतलब जितना आपने स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ऐड किए उतना ही आप लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस, याद है दो, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी की वजह से क्या होता है, मिल्क जो है वो दही में क्या होता है बच्चे लोग, कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ लैक्टोबैसिलस की वजह से उसके अंदर जो सारनेस का खट्टापन, जो खट्टापन सारनेस है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नाउअडेज हम लोग क्या करते हैं, अपने दही के अंदर फ्रूट जूस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से दही के अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। अगर डीमार्ट वगैरह गएंगे तो पैकेट्स में देखो मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी वाले दही आते हैं, आप खाएंगे तो आपको पर्टिकुलर फ्रूट का टेस्ट आता है। उसमें फ्रूट जूस ऐड नहीं, कोई लार नहीं छुआ है। कुछ बच्चे बोले सर बस करो सर, सुबह सुबह दही अच्छी नहीं है। ये फास्ट फूड वाले इंसान लोग बर्गर और पिज्जा खा के बर्गर पिज्जा बनने वाले नहीं, ठीक है, दही काम की चीज होती है। अभी आगे बढ़ेंगे, चलो यहाँ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दिया है डेयरी प्रोडक्ट वो है बटर। बटर के ऊपर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, हम लोग सिर्फ इतना बताया टेक्स्ट बुक में कि 2 टाइप के बटर बनती है, स्वीट क्रीम एंड कल्चर। ये 2 टाइप की बटर बनती है। बटर का जो प्रोडक्शन है ना बच्चे लोग, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग को ना उसकी डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई नहीं। इसके बाद दिया चीज प्रोडक्शन। चीज सभी को पता है, टॉम एंड जेरी सभी देखे, पिज्जा बर्गर सभी लोग खाते हैं, सभी के घर में चीज यूज होता है। चीज बेसिकली काउ मिल्क से फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है? जो काउ का मिल्क होता है बच्चे लोग, उसको ना हम लोग केमिकली और माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स या केमिकल तो नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसके अंदर फिर हम लोग 3 माइक्रोब्स को ऐड करते हैं। ध्यान से नाम सुनेंगे, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 3 माइक्रोब्स को हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं। फिर वही लैक्टोबैसिलस की वजह से जो दूध है वो किस में कन्वर्ट होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। मगर चीज बनाने में हम लोग को लिक्विड पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ सॉलिड पार्ट चाहिए। तो वो जो लिक्विड पार्ट है जिसको वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। वे WHEY वे, पानी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उस पानी को आप अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, छाछ वगैरह बना सकते हैं उससे। आप लोग देखेंगे ठंडी के टाइम पर, गर्मी में अक्सर पीते हैं लोग, उससे अपने बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट है, इसके अंदर हम लोग एक एंजाइम ऐड करते हैं जिसका नाम है रेनेट। क्या नाम है? रेनेट, जो केटल्स के एलिमेंट्री कैनाल से मिलता है। और वो रेनेट क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है आपके सॉलिड पार्ट को किसमें, चीज में। क्योंकि आपने उसको एलिमेंट्री कैनाल से लिए थे केटल्स के, इसीलिए जो चीज बनता है उसको नॉन वेजिटेरियन चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिमिलरली एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज, जो फंगस से ऑब्टेन होता है। तो प्रोटीएज भी वही काम करेगा, वो आपके योगर्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, चीज में। बट क्योंकि इस बार हम लोग ने उसको फंगस से लिए, इसीलिए जो चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन चीज। तो भैया जो चीज बना है उसके अंदर फिर बाद में हम लोग कलर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके बाद उसके अंदर कटिंग करते हैं और चीज को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नॉर्मली आप लोग घर के अंदर बहुत बार देखते हैं हम लोग चीज बनाते भी हैं, कॉटेज चीज जिसको आम भाषा में हम लोग पनीर वगैरह बोलते हैं। देखो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज होता है ना बच्चों, बड़ा सॉफ्ट होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज अगर होगा, क्रीम चीज है, मोज़रेला चीज है, आप लोग अपने घर में यूज करते हैं, क्यूब वाले जो आते हैं पैकेट्स में, बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप देखो टूट जाते हैं। कुछ चीज होते हैं जिनको हम लोग स्टोर करके रखते, 3 से 12 महीने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको स्टोर करके रखते। इसको बोलते हैं सेमी हार्ड चीज। क्या बोलते हैं इसको? सेमी हार्ड चीज। इसका एग्जाम्पल है चेडार चीज। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? सिमिलरली अपने पास एक आता है हार्ड चीज। अगर किसी चीज को आप 12 से 18 महीने के लिए स्टोर करके रखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड चीज बोलते हैं। एग्जाम्पल है परमेसान चीज। ये कुछ चीज के वैरायटीज है, टाइप है, सॉफ्ट, सेमी हार्ड और
हार्ड। एग्जाम्पल याद रखेंगे, मोज़रेला चीज क्रीम चीज सॉफ्ट है, चेडार चीज सेमी हार्ड है, और हार्ड में क्या आ जाएगा पार्मेसन चीज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को दिया प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे लोग, प्रोबायोटिक्स के बारे में 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पढ़े। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अपने बॉडी में जब जाते हैं तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल करते हैं, बट जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनको भी बंद कर देते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। बट इसी के बरक्स अगर आप प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं, अपने बुक में कुछ नाम दिया हुआ है वहां पर देख सकते हैं आप लोग। तो जो प्रोबायोटिक्स है बच्चे लोग वो क्या करते हैं, पहले तो वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स थे उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और यूजफुल माइक्रोब्स की जो कॉलोनीज होती हैं उनको ग्रो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब एंटीबायोटिक्स के कंपेयर में प्रोबायोटिक्स क्या हुए, ज्यादा यूजफुल हुए, इसीलिए हम लोग नाउअडेज प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं। दही जो है वो प्रोबायोटिक्स है, लैक्टोबैसिलाई अपने बॉडी में जब जाता है तो अपने बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। इसीलिए देखो पेट वगैरह जब दर्द होता है इंटेस्टाइन में तो डॉक्टर क्या बोलता है, दही खाओ। क्या बोलता है डॉक्टर, क्यों, दही के अंदर के जो माइक्रोब्स है वो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे वो मर भी जाएंगे, और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि वो ग्रो और फटाफट अपना जो प्रोसेस था वो नॉर्मलाइज हो सके। इसीलिए हम लोग प्रोबायोटिक्स को ज्यादा यूज करते हैं। बट ये भी बात सही है कि हर जगह प्रोबायोटिक्स का यूज नहीं कर सकते, बट स्टिल बहुत जगह पर यूजफुल है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। नेक्स्ट जो है बच्चे लोग, कंटिन्यू करो, अगली बार ब्रेड बनाते हैं। भूख लग रही थी।